नमस्कार दोस्तों, कई तो यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। टीजीटी पीजीटी परीक्षा और यूजीसी नेट की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए संपूर्ण हिंदी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं, जो कि आपकी परीक्षाओं के लिए काफी मददगार रहेंगे। प्रैक्टिस सेट हमारा 12 चला हुआ है, जिसमें प्रश्न नंबर 1 से हम कर लेते हैं शुरुआत, क्योंकि निरंतरता के साथ अगर आप अभ्यास करोगे तो सफलता आपको अवश्य मिलेगी। सफलता का राज है निरंतर अभ्यास। किसी भी स्टेट के अंतर्गत होने वाली टीजीटी पीजीटी परीक्षा के लिए तो काफ़ी हेल्पफुल ये क्लासेस रहेंगे। अभी तक जिस भी बच्चे ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे और अधिक से अधिक प्रश्नों का अभ्यास आप हमारे चैनल के साथ जुड़ करके जो है करते रहें। जिस दिन भी मैं आपको वीडियो डालती हूँ, नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना अति आवश्यक है। तो देखते हैं, शुरुआत कर लेते हैं आज की क्लास की, जिसमें हम संपूर्ण हिंदी से संबंधित प्रश्नों को करेंगे। जिसमें हिंदी साहित्य के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, काव्य शास्त्र के प्रश्न देखने को मिलेंगे, जो भाषा विज्ञान के प्रश्न देखने को मिलेंगे, पत्र पत्रिकाओं से संबंधित प्रश्न हो या हिंदी व्याकरण के प्रश्न हो, संपूर्ण हिंदी को हम जो है प्रैक्टिस सेट के माध्यम से करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, परीक्षाओं में अधिक से अधिक स्कोर प्राप्त करने के लिए। ये प्रश्न आपके लिए अति हेल्पफुल रहेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले प्रश्न हमारा, मैंने देखा एक बूंद सहसा उछली सागर के झाग से, रंग गई क्षण भर ढलते सूरज की आग से। जो ये पंक्तियां है, ये किस कवि की है, ये आपको बतानी है। ये मैंने देखा एक बूंद सहसा उछली सागर के झाग से, रंग गई क्षण भर ढलते सूरज की आग से। ये पंक्तियां जो है जगदीश गुप्त जी की है, नागार्जुन की है, आज्ञे जी की है या गिरजा कुमार माथुर की है। तो उपयुक्त ये पंक्तियां हैं, ये आज्ञे जी की है। प्रयोगवाद के कवि हुए हैं आज्ञे जी, जो है इन्होंने 4 शतक का भी संपादन किया है। तो ये आपको पता ही है। तो आज्ञे जी की ये काफी इंपॉर्टेंट पंक्तियां है, एक बूंद सहसा उछली कविता से ये ली गई है। तो देखते हैं इससे जुड़े हुए कुछ और अन्य तथ्य। कविता में कवि ने क्षण के महत्व, मानव जीवन की क्षण भंगुरता और विराट सत्य यानी कि ईश्वरीय समाज, ईश्वर ईश्वरीय और समाज के व्यक्तित्व से जुड़ाव को यहाँ पर दर्शाया है इस कविता के माध्यम से। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्या क्या दर्शाया है इस कविता के माध्यम से। क्षण के महत्व को बताया है, मानव जीवन की क्षण भंगुरता को इसमें दर्शाया है, और इसमें जो है इन्होंने विराट सत्य को दर्शाया है। विराट सत्य का मतलब है ईश्वर और समाज से व्यक्ति के जुड़ाव को इस कविता के माध्यम से इन्होंने दर्शाया है। तो देखते हैं, कवि ने समुद्र के आग से अलग होकर सूर्य के प्रकाश से चमकने वाली एक छोटी सी बूंद के माध्यम से, चमकने वाली किसके माध्यम से, एक बिल्कुल छोटी सी बूंद के माध्यम से जीवन के एक पल के महत्व को यहाँ पर इन्होंने उजागर किया है। तो आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 2। इनमें से आचार्य रामचंद्र शुक्ल से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल से संबंधित इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। उन्होंने प्रारंभ में ब्रज भाषा और खड़ी बोली में फुटकल कविताएं लिखी, या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल के प्रारंभिक लेख और गंभीर चिंतन परक निबंध चिंतामणि भाग 2 में संकलित है। बिल्कुल सही कथन है, पहला भी बिल्कुल सही कथन है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रारंभ में ब्रज भाषा और खड़ी बोली में किस प्रकार की कविताएं लिखी, फुटकल कविताएं लिखी। और आचार्य शुक्ल ने प्रारंभिक लेख और गंभीर चिंतन परक निबंध जो है कौन सा लिखा था, चिंतामणि भाग 2 में संकलित है। इनके जो निबंध है, चिंता परक और गंभीर निबंध चिंतामणि भाग 2 में है। उनके सिद्धांतिक समीक्षा पर लिखे निबंध रस मीमांसा नामक ग्रंथ में मिलते हैं। बिल्कुल सही है, ये ग्रंथ भी पूछा जाता है किसका है, रामचंद्र शुक्ल जी का। अगर आपसे पूछा जाए रस सिद्धांत किसका ग्रंथ है, ये है डॉक्टर नगेंद्र जी का। तो ये आपको ध्यान रखना है, डॉक्टर नगेंद्र का जो ग्रंथ है रस सिद्धांत है, रस मीमांसा नामक ग्रंथ
सैद्धांतिक समीक्षा पर लिखा गया आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। उन्होंने अंग्रेजी में लिखी एक पुस्तक का बुद्ध चरित्र नाम से खड़ी बोली में पद्य अनुवाद किया। तो ये आंसर हमारा हो जाएगा असत्य। तो देख लेते हैं इससे जुड़े हुए और अन्य तथ्य। उन्होंने अंग्रेजी में लिखी एक पुस्तक लाइट ऑफ एशिया का बुद्ध चरित्र नाम से जो है खड़ी बोली हिंदी में पद्य अनुवाद किया। तो ये कथन हमारा गलत है, क्योंकि शुक्ल जी ने इस पुस्तक का अनुवाद खड़ी बोली में नहीं अपितु ब्रज भाषा में किया था। ये आपको ध्यान रखना है, न कि खड़ी बोली में। शुक्ल जी से संबंधित अन्य कथ्य सभी संगत है, सत्य है। तो देखते हैं अगला प्रश्न। ब्रह्मानंद सहोदर किसे कहते हैं? अलंकार को, रस को, वक्रोक्ति को या ध्वनि को? तो सही आंसर है हमारा रस को। तो देख लेते हैं इससे जुड़े हुए कुछ अन्य तथ्य। सर्वप्रथम मुक्तिवादी आचार्य भट्टनायक ने रस को ब्रह्मानंद सहोदर कहा है। अगर ये पूछा जाए ब्रह्मानंद सहोदर रस को किस आचार्य ने कहा है, तो ध्यान रखना है भट्टनायक जी ने। आगे बढ़ते हैं। और भट्टनायक किस प्रकार के आचार्य है? मुक्तिवादी आचार्य रहे हैं ये। आगे बढ़ते हैं। इनका दर्शन जो है भक्तिवाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रश्न नंबर 4। विशाल भारत पत्र के प्रथम संपादक कौन थे? तो बनारसी दास चतुर्वेदी जो है विशाल भारत पत्र के प्रथम संपादक रहे हैं। आगे बढ़ लेते हैं, इससे जुड़े हुए कुछ और अन्य तथ्य देखें। तो विशाल भारत जो पत्र का प्रकाशन कब हुआ? 1928 ईस्वी में। और किसने किया? बनारसी दास चतुर्वेदी ने। तो ये आपको ध्यान रखना है। एक है बनारसी दास जैन, बनारसी दास जैन, ये जैन नहीं है भाई, चतुर्वेदी है। तो ये आपको ध्यान रखना है। स्थान है कलकत्ता। संस्थापक रहे हैं रामानंद चटर्जी, रामानंद चट्टोपाध्याय भी कहा जा सकता है। प्रथम संपादक रहे हैं बनारसी दास चतुर्वेदी। अन्य योगदान करता रहे हैं प्रसिद्ध साहित्यकार अज्ञे ने भी इसका संपादन में सहयोग किया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, प्रश्न नंबर 5। प्रभा नामक पत्रिका का संपादन किसने किया? प्रभा नामक जो पत्रिका है इसका संपादन किसके द्वारा किया गया? हरिवंश राय बच्चन द्वारा, धूमिल जी द्वारा, प्रभाकर माचवे द्वारा या बालकिशन शर्मा नवीन? तो प्रभा नामक पत्रिका का संपादन बालकिशन शर्मा नवीन जी द्वारा किया गया। आगे बढ़ लेते हैं। इसका प्रकाशन कब हुआ? प्रभा पत्रिका का प्रकाशन अगर पूछ लिया जाए तो ध्यान रखना है 1913 ईस्वी। और विशाल भारत का 1928। इस प्रकार से आपको बार बार तथ्यों की रिवीजन करते हुए आगे चलना है, ताकि आपको याद रहे। जो है वीडियो के माध्यम से ही मैं कोशिश करती हूँ आपको तथ्यों की बार बार रिपीट कराने की, ताकि आप जो है अच्छे से तथ्यों को याद रख सको। तो निरंतरता के साथ अभ्यास करोगे तो ही आपको याद रह पाएंगी चीजें। बार बार रिवीजन से ही याद रह पाती हैं। और आपको मेरे द्वारा कराए गए प्रश्न पसंद आ रही है, लगता है आपकी परीक्षाओं के लिए कहीं ना कहीं ये हेल्पफुल रहेंगे, प्लीज वीडियो को आप लाइक और कमेंट अवश्य किया करें, ताकि मुझे नेक्स्ट क्लास बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। तो देखते हैं। संपादक है कालूराम गंगराड़े, और जो है संपादन किया है बालकिशन शर्मा नवीन जी ने। आगे बढ़ लेते हैं। इस पत्रिका ने ही माखनलाल चतुर्वेदी जैसे राष्ट्रीय चेतना के कवि को जगत के समक्ष प्रस्तुत एवं स्थापित किया है। तो अगर ये पूछ लिया जाए प्रभा पत्रिका को जो है राष्ट्रीय जन चेतना किस कवि ने जो है जगत के समक्ष प्रस्तुत या स्थापित किया, तो ध्यान रखना है माखनलाल चतुर्वेदी जैसे राष्ट्रीय चेतना कवि ने। आगे बढ़ते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी ने इस पत्र को उग्र व सशक्त स्वर जागरण का माध्यम बनाया है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। किस पत्र को? प्रभा को। तो ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। निष्कवच उपन्यास के लेखिका कौन है? निष्कवच उपन्यास शमा कौल जी द्वारा लिखा गया सूर्यबाला की रचना है, या मधु कांकरिया की है, या फिर राजी सेठ की? तो सही आंसर है हमारा राजी सेठ। लेखिका है इस उपन्यास की राजी सेठ। इससे जुड़े हुए कुछ और अन्य तथ्य जब हम देखें तो निष्कवच उपन्यास की लेखिका राजी सेठ है। इनके और अन्य उपन्यास हम देखते हैं। तत्सम तत्सम उपन्यास भी इनके द्वारा लिखा गया राजी सेठ जी द्वारा। एक उपन्यास है तमस। तमस उपन्यास के रचनाकार कौन है? आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख करके बताइए। आज का आप लोगों को
का होमवर्क है। देखते हैं कितने बच्चे इस प्रश्न का सही आंसर देंगे। तमस उपन्यास के रचनाकार का नाम बताना है आपको। आगे बढ़ते हैं। सूर्यबाला लिखित उपन्यास है सूरज के इंतजार तक, सुबह के इंतजार तक, मेरे संधि पत्र, अग्निपंखी और अन्य उपन्यास हैं इनके। सूर्यबाला जी के उपन्यास भी आपको ध्यान रखना है। अग्नि पंखी और एक है यामिनी कथा और एक उपन्यास है जूझ। आदि उपन्यास नामक सूर्यबाला जी के हैं। नोट कर सकते हो आप, क्योंकि इन्हीं रचनाओं में से परीक्षाओं में बार बार रिपीट होते हैं। मधु कांकरिया लिखित उपन्यास है खुले गगन के लाल सितारे। खुले गगन के लाल सितारे नामक उपन्यास किसका है? मधु कांकरिया का है। सलाम आखिरी मधु कांकरिया का उपन्यास है। पत्ताखोर भी इन्हीं का उपन्यास है भाई, पत्ताखोर। सेज पर संस्कृति, सेज पर संस्कृति, तो ये उपन्यास भी जो है मधु कांकरिया जी का है। क्षमा कोल का उपन्यास है दर्दपुर, तो इम्पोर्टेंट है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वाधीनता आंदोलन के समय राष्ट्रभाषा हिंदी के विकास के लिए इनमें से किसके सुझाव पर दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना की? तो स्वाधीनता आंदोलन के समय राष्ट्रभाषा हिंदी विकास के लिए जो है महात्मा गांधी के सुझाव पर जो है दक्षिण भारत में हिंदी प्रचार सभा की स्थापना की गई। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। इसकी स्थापना कहाँ हुई ये भी ध्यान रखना है, मद्रास में। मद्रास जो कि अब जो है चेन्नई। आगे बढ़ते हैं। छाया नामक एकांकी के लेखक कौन है? तो छाया नामक एकांकी की पूछे जाए तो ध्यान रखना है सुदर्शन है इनकी रचनाकार। छाया नामक एकांकी के रचनाकार सुदर्शन है। सुदर्शन एक प्रसिद्ध कहानीकार भी रहे हैं और प्रेमचंद परंपरा के कहानीकार ये माने जाते हैं। इनका दृष्टिकोण सुधारवादी और एक आदर्शोन्मुख यथार्थवादी रहा हो। मुंशी प्रेमचंद और उपेंद्र नाथ अस की तरह सुदर्शन हिंदी और उर्दू में लिखते थे। इनकी गणना प्रेमचंद संस्थान के लेखकों में विशंबर नाथ कौशिक, राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह और भगवती प्रसाद वाजपेयी आदि के साथ की जाती है, तो ध्यान रखना है। और एक है छाया नामक काव्य संग्रह, ये किसका है? जयशंकर प्रसाद का। ये भी आपको ध्यान रखना है। छाया नामक काव्य संग्रह पूछा जाए तो ये है जयशंकर प्रसाद का, और छाया एकांक की पूछी जाए तो सुदर्शन जी की है, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 9। उपन्यास मासिक पत्र के संस्थापक कौन है? उपन्यास नामक मासिक पत्र के संस्थापक किशोरीलाल गोस्वामी है, राधाचरण गोस्वामी है, बालकृष्ण भट्ट जी है, ठाकुर जगमोहन सिंह है। तो ध्यान रखना है किशोरीलाल गोस्वामी इसके संपादक रहे हैं उपन्यास नामक पत्र जो है पत्र के। उपन्यास पत्र के संपादक कौन रहे हैं? किशोरलाल गोस्वामी। किशोरलाल गोस्वामी हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण उपन्यासकार रहे हैं। इन्होंने 1898 में उपन्यास नामक मासिक पत्रिका की शुरुआत की। उनके 65 उपन्यास भी प्रकाशित हुए हैं। 65 उपन्यास प्रकाशित हो चुके हैं किशोरीलाल गोस्वामी के। इन उपन्यासों में प्रेम, रोमांस और सामाजिक मुद्दों को इसमें दर्शाया है। आगे बढ़ते हैं। अपने उपन्यासों के माध्यम से प्रेम, रोमांस और सामाजिक मुद्दों को किशोरीलाल गोस्वामी जी ने दर्शाया है। प्रश्न नंबर 10 है हमारा, राजेंद्र यादव की कहानी बदबू, गदर, जहां लक्ष्मी कैद है, या फिर जानवर और जानवर। तो राजेंद्र यादव की कहानी कौन सी है? ध्यान रखना है जहां लक्ष्मी कैद है, इनकी इम्पोर्टेंट कहानी है राजेंद्र यादव जी की। जहां लक्ष्मी कैद है राजेंद्र यादव का एक कहानी संग्रह है हंस के
संपादक के रूप में स्त्री विमर्श और दलित विमर्श को चर्चा में लाने का जो है बड़ा श्रेय जाता है राजेंद्र यादव को। तो आगे बढ़ते हैं, इनमें से किस हिंदी आलोचक ने साधारणीकरण की व्याख्या की है? नंद दुलारे वाजपेयी ने, नामवर सिंह ने, नगेंद्र ने या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने? तो डॉक्टर नगेंद्र ने जो है साधारणीकरण की व्याख्या की है। तो ध्यान रखना है इनके ग्रंथ रस सिद्धांत में 1964 में इस रस सिद्धांत ग्रंथ को प्रकाशित कराया गया। तो इसमें साधारणीकरण की व्याख्या की गई है और डॉक्टर नगेंद्र एक रसवादी आलोचक रहे हैं। ये सभी पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था, वे वाणी के डायरेक्टर थे। वाणी के डायरेक्टर कबीरदास जी को किसने कहा? सभी को पता है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। वैसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की भाषा को सतुकड़ी नाम दिया है। श्याम सुंदर दास ने कबीर की भाषा को पंचमैली खिचड़ी कहा है। तो परशुराम चतुर्वेदी ने कहा है कि इन्होंने कबीर के पदों का प्रमाणिक संपादन का भाई परशुराम चतुर्वेदी ने जो है कबीर ग्रंथावली का प्रकाशन किया है। वो राम कुमार वर्मा जी ने जो है कबीर को रहस्यवाद के संदर्भ में एक ज्ञानाश्री संत कवि के रूप में जो है प्रस्तुत किया है। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। कबीर तथा अन्य निर्गुण पंथी संतों के द्वारा रागात्मिकता, भक्ति और ज्ञान का योग तो हुआ, पर कर्म की दशा वही रही। तो ये जो नाथपंथियों के यहाँ रही, तो यह कथन किसका है? तो ये जो कथन है ये किसका है? कई बार परीक्षा में पूछा गया कथन है, रामचंद्र शुक्ल जी का। हजारी प्रसाद का नहीं है भाई, नंद दुलारे वाजपेयी का नहीं है, बच्चन जी का नहीं है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट भी एक कथन है, क्योंकि आजकल कथन और पंक्तियों से संबंधित काफी सारे प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। तो हम उसी आधार पर इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से जो है प्रश्नों को करने की कोशिश करेंगे, जो कि जिस प्रकार से बार बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आजकल हाल फिलहाल लेटेस्ट जो परीक्षाएं हो रही है उसमें कथन, पंक्तियों या फिर प्रकाशन वर्ष से संबंधित काफी सारे प्रश्न हमें देखने को मिलते हैं। उसी आधार पर हम जो है प्रैक्टिस सेट को के माध्यम से प्रैक्टिस करते हुए संपूर्ण हिंदी के प्रश्नों को करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि आप परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेंगे। संपूर्ण हिंदी साहित्य हो, भाषा विज्ञान हो, अर्थात संपूर्ण हिंदी, चाहे हिंदी साहित्य हो, भाषा विज्ञान हो, काव्य शास्त्र हो, पत्र पत्रिकाओं से संबंधित प्रश्न हो, कथन हो या पंक्तियां हो, या प्रकाशन वर्ष से संबंधित प्रश्न हो, या फिर किसी संप्रदाय से प्रश्न पूछे जाते हैं, गुरु शिष्य से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सभी पिछली परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए, पिछली परीक्षाओं में जिस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं उन्हीं पॉइंटों को ध्यान में रखते हुए हम तथ्यों की बार बार रिवीजन करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि आपकी परीक्षाओं के लिए काफी मददगार रहेंगे। एक बार फिर मैं आपको कहना चाहूंगी, वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को आप लाइक और कमेंट अवश्य किया करें, ताकि मुझे भी नेक्स्ट क्लास बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। तो देखते हैं, बुद्ध देव के बाद भारत के सर्वाधिक लोक नायक कौन? तुलसीदास है, ये किसने कहा है? तो जॉर्ज ग्रियर्सन जी का कथन है ये। बुद्ध देव के बाद भारत के सर्वाधिक लोकनायक तुलसीदास जी, जॉर्ज ग्रियर्सन है। तो ध्यान रखें, जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है बुद्ध देव के बाद भारत का लोकनायक कौन है? तुलसीदास। आगे बढ़ते हैं, तुलसीदास के संबंध में और अन्य विभिन्न विद्वानों के मत हम यहाँ पर देख लेते हैं। नाभादास ने तुलसीदास जी को कली काल का वाल्मीकि कहा है। स्मिथ ने के अनुसार मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति है तुलसीदास। रामविलास शर्मा के अनुसार तुलसीदास जातीय कवि है। आचार्य शुक्ल जी के अनुसार हिंदी काव्य की प्रौढ़ता के युग का आरंभ तुलसीदास से ही देखने को मिला। तो ध्यान रखना है, अब ये सभी जो है वेरी वेरी तथ्य है, वेरी जो है इनमें से एक प्रश्न अवश्य ही परीक्षाओं में पूछा जाता है, चाहे वो किसी भी स्टेट के अंतर्गत होने वाली टीजीटी पीजीटी परीक्षा हो या यूजीसी नेट की परीक्षा हो, या फिर आपसे मिलान में प्रश्न पूछ लेंगे कि किसने क्या कहा है तुलसीदास के संबंध में। तो ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, तुलसी का सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है, ये किसने कहा है?
आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, राम कुमार वर्मा ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने या श्याम सुंदर दास ने। तो सही आंसर है हमारा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तुलसी का सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है, ये कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा व्याकरण से जो है पर्यायवाची से संबंधित प्रश्न। तो देखते हैं वो कैसे प्रश्न है हमारा। वायु सखा का पर्यायवाची क्या है? तो वायु सखा किसे कहा जाता है? सुगंध को, सर को, पुष्प को या अग्नि को? तो अग्नि को कहा गया है वायु सखा। तो ध्यान रखना है पर्यायवाची शब्द है वायु सखा किसका? अग्नि का। और अन्य पर्यायवाची शब्द है अग्नि के कृषाणु, आग, वहनी, पावक। इसके अलावा भाई अनल भी आप कह सकते हो या फिर दहन भी कह सकते हो अग्नि को, या धूमकेतु आदि पर्यायवाची। ये सारे शब्द जो है अग्नि के पर्यायवाची हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आगे की असाध्य वीणा किस प्रकार की काव्य कीर्ति है? तो असाध्य वीणा एक प्रलंब काव्य सी लंबी कविता है। काव्य सा लंबी कविता है। तो असाध्य वीणा एक लंबी काव्य कीर्ति है। जापानी कथा पर आधारित कविता है ये। आंगन के द्वार पर काव्य संग्रह में संकलित की गई है 1964 में। जो है इसको आंगन के पार द्वार को जो है साहित्य अकादमी भी प्राप्त हो चुका है। मुख्य पात्र है ब्रज कीर्ति, जो ये लंबी कविता है ऐसा देवीना। इसमें जो मुख्य पात्र रहे हैं एक ब्रज कीर्ति, प्रिय चंद नहीं है भाई, ये वंद है, प्रियवंत, तो ध्यान रखना है। और एक है केस कलम्बी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद का कौन सा नाटक किशन मिश्र के संस्कृत नाटक पर बोध चंद्रोदय की अन्य उपदेशिक शैली पर आधारित है? सज्जन है, कामना है, करुणालय है या फिर प्रायश्चित है? तो ध्यान रखना है ये इस प्रश्न का सही आंसर होगा हमारा कि जयशंकर प्रसाद का किशन मिश्र के संस्कृत नाटक पर बोध चंद्रोदय पर जो आधारित रहा है वो कामना नाटक है इनका, जयशंकर प्रसाद का। आगे बढ़ते हैं। सज्जन जो नाटक का प्रकाशन है वो 1910 महाभारत के कथानक पर आधारित है। राज्यश्री 1915 हर्षचरित्र व चीनी यात्रा हेन सांग की कथा पर आधारित है। अजात शत्रु 1922 नाटक मगध, काशी, कौशाम्बी व कौशल राज्यों को केंद्र में बनाकर लिखा गया है। और स्कंदगुप्त नाटक का प्रकाशन वर्ष काफी बार पूछा जाता है, ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट है। 1928 नाटक भारतीय एवं यूरोपीय नाटकों का समन्वय है तथा इसमें कुमार गुप्त विलासी साम्राज्य की आंतरिक स्थितियों का चित्रण किया गया है। एक गुट जो एकांकी नाटक है इनका, तो ये जो है 1930 में प्रकाशित हुआ। आनंदवादी दर्शन का व्यावहारिक रूप इसमें प्रस्तुत किया गया है। चंद्रगुप्त नाटक 1931 ईस्वी चंद्रगुप्त के साहस व चाणक्य की रणनीति का सशक्त उदाहरण इसमें हमें देखने को मिलता है। ध्रुव स्वामिनी जो नाटक है 1933 स्त्री पुनर्विवाह की ऐतिहासिक घटना पर यह आधारित है। आगे बढ़ते हैं। सभी नाटकों की जो है विषय वस्तु भी मैंने यहाँ पर आपको बता दी है, क्योंकि यहाँ से पॉइंट परीक्षाओं में पूछे गए हैं, ध्यान रखना है इन सभी पॉइंटों को। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 में दिया गया है, बानी को सार बखानो सिंगार, सिंगार को सार किशोर किशोरी। उपयुक्त पंक्तियां किसकी है? आलम की है, रसलीन की है, देव कवि की है, कृपा राम की है? तो ये पंक्तियां जो है देव कवि की है, जो रीतिकाल के रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि रहे हैं, आचार्य की कोटि में आते हैं। छल नामक संचारी भाव का जो इन्होंने प्रतिपादन किया है, तो ये पंक्ति भी जो है देव कवि की है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 20। निम्नलिखित में से दो समांतर कथाओं पर चलने वाला जो है शंकर शेष का नाटक यहाँ पर पूछा गया है, क्या नाम है? कोमल गांधार, पोस्टर, एक और द्रोणाचार्य, अरे अरे मायावी सरोवर। तो ध्यान रखना है एक और द्रोणाचार्य जो नाटक है किसका है? शंकर शेष का। तो ये दो समांतर कथाओं के प्रश्नों पर आधारित है।
एक तरफ आधुनिकता का दौर चलाया गया है, एक तरफ जो है प्राचीनता हमें देखने को मिलती है। तो देखते हैं, शंकर शेष विसंगति बोध से जुड़े नाटककार हैं। उन्होंने एक और द्रोणाचार्य, जिसका प्रकाशन वर्ष क्या रहा है एक और द्रोणाचार्य का, तो ये आपको ध्यान रखना है 1977 ईस्वी। यह 2 समांतर कथाओं पर चलने वाला नाटक है। एक और तो अरविंद और उसके परिवार कोलित के प्रसंग है, दूसरी ओर द्रोणाचार्य व उसके परिवार युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, अश्वत्थामा, एकलव्य आदि के प्रसंग हमें देखने को मिलते हैं। अर्थात एक तरफ आधुनिकता का दौर है, दूसरी तरफ प्राचीन या पौराणिक कथा को प्रस्तुत किया गया है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 21। वह दौड़ता फिरता वाक्य में दौड़ना क्रिया है, किस प्रकार की क्रिया है? वह दौड़ता फिरता है। वाक्य में जो दौड़ना क्रिया है वो एक अकर्मक क्रिया है, अकर्मक क्रिया है। तो जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है वह क्रिया अकर्मक होती है, और जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है वो क्रिया सकर्मक होती है। तो जैसे कि बच्चा रो रहा है, रोने का जो प्रभाव है वो कर्ता पर पड़ा है, तो हमारी कौन सी क्रिया है? अकर्मक। जैसे कि सीमा हंसती है, कौन हंस रही है? सीमा। कर्ता कौन है? सीमा। तो हंसने का जो प्रभाव है कर्ता पर पड़ता है, तो हमारा क्या हो जाएगी? कर्मक क्रिया। और जिस क्रिया का प्रभाव कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे रीमा ने सेब खाया। क्या खाया रीमा ने? सेब। तो किस पर प्रभाव पड़ा खाने का? जो प्रभाव है वो हमारा कर्म पर पड़ा, तो कर्म पर प्रभाव पड़ता है तो हमारी सकर्मक क्रिया होगी। मोहन पानी पी रहा है, पानी पिया जा रहा है किसके द्वारा? मोहन के द्वारा। और प्रभाव किस पर पड़ा है? क्या पिया जा रहा है? पानी। तो कर्म है हमारा पानी, तो हमारी क्या कौन सी क्रिया होगी? सकर्मक। जहाँ कर्ता कार्य को स्वयं न कर कर किसी दूसरे से करवाता है वहां हमारी प्रेरणार्थक क्रिया होती है। जैसे बोलना का बुलवाना, पढ़ना का पढ़वाना, खाना का खिलवाना आदि। जिस सकर्मक क्रियाओं में से एक के साथ दो दो कर्म होते हैं वे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे शिक्षक ने विद्यार्थी को पुस्तक दी, यहाँ कर्ता होगा हमारा शिक्षक, विद्यार्थी और पुस्तक हो जाती है हमारे कर्म। तो यहाँ पर एक से अधिक कर्म होने पर जो है दो द्विकर्मक क्रिया यहाँ पर कहलाएगी। इस वाक्य में दी गई क्रिया के वाक्य का जो फल है दो कर्मों पर पड़ता है, पुस्तक और विद्यार्थी। पुस्तक दी, शिक्षक ने क्या जो है देने का जो क्रिया है हमारी क्या है? देना। देने का प्रभाव किस पर पड़ा है? पुस्तक और विद्यार्थी पर। वो हमारी कौन सी हो जाएगी क्रिया? द्विकर्मक। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। मैं गया था और मेरा भाई यहीं रहा। वाक्य में समुच्चय बोधक पद कौन सा है? तो आप सभी को पता है समुच्चय बोधक पद वे होते हैं जो दो वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं। कौन सा? जैसे कि मैं गया था एक वाक्य हमारा, मेरा भाई यहीं रहा दूसरा वाक्य है। इसको जोड़ने का काम किया जा रहा है और से, और हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ लेते हैं। समुच्चय बोधक दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ने वाले संयोजक शब्द होते हैं जिसे हम समुच्चय बोधक शब्द कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के रूप में तब, और, वरना, किंतु, परंतु, इसलिए, बल्कि, ताकि, क्योंकि, अथवा, एवं, तथा, अन्यथा आदि शब्दों से हम जो है दो वाक्यों को आपस में जोड़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 23। निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा पहचानिए। अनार्य, मानवीय, कौमार्य या आर्य। तो कौमार्य हमारा जो है भाववाचक संज्ञा होगी। भाववाचक संज्ञा वे संज्ञा शब्द होते हैं जिनसे प्राणी या वस्तु के गुण, दोष, अवस्था, दशा आदि का ज्ञान होता है, भाववाचक संज्ञा होती है। जैसे कि मीठास, बुढ़ापा, थकान, यहाँ पर भी जो है कौमार्य जो है यहाँ पर अवस्था बताई गई है। किस आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 24। कवि शब्द का बहुवचन अभिव्यक्ति करता है, यानी कि बहुवचन कवि शब्द का बहुवचन क्या होगा? कवि शब्द का बहुवचन जो है कवि ही रहेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। जिस शब्द
शब्द के जिस रूप से वस्तु की संख्या का बोध हो उसे वचन कहा जाता है। अभिव्यक्ति जिसके विभक्ति नहीं की जा सकती। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं अगला प्रश्न। जिसे भेदा न जा सके, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा अछेद, अभेद, अदृश्य या फिर अखंड। अभेद हमारा आंसर होगा, जिसे भेदा ना जा सके अभेद कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अछेद वो होता है जिसका छेदन न हो सके। अदृश्य वो होता है जिसको देखा न जा सके। अखंड वो होता है जिसके खंड न किए जा सके, अर्थात टुकड़े न किए जा सकते। तो ध्यान रखना है, जिसे भेदा ना जा सके अभेद होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 26। इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग से बना स्त्रीलिंग है? पुल्लिंग से बना स्त्रीलिंग, यहाँ पर पुल्लिंग से बना काला, काली। तो आंसर हमारा होगा ए। या बड़ा तो हमारा पुल्लिंग शब्द है, ऐसा भी है। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। दक्षिण भारत में हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ है? जैसे कि मैंने आपको बताया था, दक्षिण भारत प्रचार सभा की स्थापना जो है महात्मा गांधी जी द्वारा मद्रास में की गई थी, जिसे अब चेन्नई के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं, तमिलनाडु में इसका मुख्यालय है भाई, ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 28। आज की क्लास में हम टॉप 30 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को करने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? सौराष्ट्री में, ब्राह्मी में, गुरुमुखी में, देवनागरी में। तो ध्यान रखना है, देवनागरी लिपि में की जाती है। ध्यान रखना भैया, हम अपने प्रैक्टिस सेट को 2 भागों में बांटते हुए 50 प्रश्नों को विद सॉल्यूशन के साथ कंप्लीट करते हैं। 30 प्रश्न एक क्लास में कर लेते हैं और प्लस 20 प्रश्न दूसरी क्लास में कर लेते हैं, या फिर 25-25 प्रश्नों को भी हम करते हुए अपने प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट करते हुए विद सॉल्यूशन के साथ बार बार तथ्यों की रिवीजन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, अधिकतर भाषाओं की तरह देवनागरी भी बाएं से दाएं लिखी जाती है और दाएं से बाएं जो है खरोष्टी लिपि लिखी जाती है। तो ये ध्यान रखना है। प्रत्येक शब्द के ऊपर एक रेखा खींची जाती है, कुछ वर्णों के ऊपर रेखा नहीं खींची जाती, जीरो रेखा कहते हैं जिसे। ब्राह्मी लिपि से हुआ है इसका विकास, देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ? कई बार पूछा जाता है, ब्राह्मी लिपि से। यह एक ध्वन्यात्मक लिपि है। किस प्रकार की लिपि है? ध्वन्यात्मक। जो बोला जाता है वही लिखा जाता है, तो ये ध्यान रखना है। जो प्रचलित लिपि रोमन, अरबी, चीनी आदि से सबसे अधिक वैज्ञानिक मानी जाती है। देवनागरी लिपि हमारी किस प्रकार की है? वैज्ञानिक लिपि है। तो कई बार देवनागरी लिपि से संबंधित कई तथ्य दे दिए जाते हैं, इनमें से कौन सा सत्य है, कौन सा असत्य है, इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ध्यान रखना है, देवनागरी लिपि को, देवनागरी लिपि की जो जड़ें है प्राचीन ब्राह्मी परिवार से हुई। गुजरात में कुछ शिलालेखों की लिपि जो प्रथम शताब्दी से चौथी शताब्दी के बीच नागरी लिपि से बहुत मेल खाती है। तो ब्राह्मी लिपि भारत की प्राचीन लिपियों में से एक है। इसके प्रयोग के प्राचीन उदाहरण अशोक के शिलालेखों के रूप में उपलब्ध है। यह बाएं से दाएं लिखी जाती है। तो और नेक्स्ट क्वेश्चनों को गुरु सॉरी भाई, माफी चाहूंगी। गुरु लिपि जो है एक लिपि है जिसमें पंजाबी भाषा लिखी जाती है। पंजाबी भाषा की लिपि पूछी जाए तो गुरुमुखी लिपि है। और इस लिपि में 3 स्वर और 32 व्यंजन होते हैं। तो स्वर कितने होते हैं? 3। ध्यान रखना है, स्वरों के साथ मात्राएं जोड़कर अन्य स्वर बना दिए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, भिखारी दास ने काव्य निर्णय में किसका विवेचन किया है? तो भिखारी दास ने काव्य निर्णय में जो है सर्वांग विवेचन किया है। आगे बढ़ते हैं, भिखारी दास का काव्य निर्णय सर्वांग निरूपक काव्य है। इसमें काव्य प्रयोजन, काव्य हेतु, रस अलंकार, रस भाव, ध्वनि गुणीभूत व्यंग्य, तुक, गुण और दोष आदि का विशद विवेचन हमें देखने को मिलता है। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, देख लेते हैं, यथार्थवाद और छायावाद निबंध के रचयिता कौन है?
जयशंकर प्रसाद, नंदुलारे वाजपेयी, शांति प्रिय द्विवेदी या मुकुटधर पंडित। तो इस प्रश्न का हमारा आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद यथार्थवाद और छायावाद निबंध के रचयिता रहे हैं। आगे बढ़ लेते हैं। जयशंकर प्रसाद के प्रमुख निबंध काव्य और कला तथा अन्य निबंध संग्रह में संकलित है। इसमें काव्य और कला, रहस्यवाद और यथार्थवाद और छायावाद मुख्य है। यद्यपि वे मुख्य रूप से एक कवि और नाटककार रहे हैं, उनके ये वैचारिक गद्य साहित्य और कला पर गहरा प्रकाश डाला है। आगे के प्रश्नों को नेक्स्ट क्लास में हम करने की कोशिश करेंगे। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। और वीडियो को लाइक और कमेंट अवश्य करना ताकि मुझे भी नेक्स्ट क्लास बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। बड़ी मेहनत के साथ आप मैं क्लास लेकर के आती हूँ भाई, एक एक प्रश्नों को बनाना पड़ता है, तो लाइक करना तो जो है आपका, कहा जाए तो आपका एक तरह से जो है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो नेक्स्ट क्लास में और अन्य प्रश्नों को करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ।